बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें के औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसी फ़ज़ा के धुंधलके में आज का उफ़क़ खून आलूद है। हवा में बारूद की बू है और बादलों में बारिश नहीं, आहो बका के शरारे हैं। मशरिक़ वस्ता की रज़्म गाहों में आग के अजदहे फंकार रहे हैं। मिज़ाइलों की लकीरें आसमान पर यूं खिंचती हैं जैसे तकदीर ने तलवार से नीला कैनवस चाक कर दिया हो। इंसानियत की नब्ज़ बेतरतीब है, बाज़ारों में खौफ बिकता है और घरों में दुआएं जलती हैं। हर शहर एक सवाल है, हर माँ की आंख में क़यामत का अक्स है। ये कैसा अहद है कि खबर खून से लिखी जाती है और सच धुएं में लिपटा हुआ लरसता है। ईरान की सरजमीन पर गिरती आग ने सहरा को शोलाजार बना दिया है। वाशिंगटन और तल अबीब की आहनी हिकमत अमली ताकत के नशे में चूर, खुद को कानून और क़ज़ा दोनों समझ बैठी है। तागूती क़ुव्वतों का इत्तेहाद एक ऐसे बगोले की मानद है जो कमज़ोर दीवारों को गिराकर अपनी ही गर्द में खो जाता है। उम्मत मुस्लिमा बिखरे हुए मोतियों की मानद है, हर मोती अपनी डोर से जुदा, हर दिल अपनी दर्द की दुनिया में महसूर। एक तरफ आहनी गुंबद, दूसरी तरफ लहू में नहाई गलियां। एक तरफ ताकत का तकब्बुर, दूसरी तरफ शहादत की सदा। ये मार्का सिर्फ सरहदों का नहीं, बयानियों का भी है। सिर्फ ज़मीन का नहीं, ज़मीर का भी है। तल अबीब के ऐवानों से उठने वाली सर्द मुस्कुराहट और वाइट हाउस की सिफारती लुगत में लिपटी हुई सख्ती, दोनों मिलकर मशरिक़ के आसमान पर साए दराज करती हैं। ताकत की सियासत ने इंसाफ के तराजू को जंग आलूद कर दिया है। मिसाइलों के दहाने से निकलती आग को अमन का नाम देना लफ्ज़ों की तौहीन है। जब मफाद मसीहा बन जाए और मासूमियत मुजरिम, तो तारीख अपने औराक पर सुर्ख रोशनाई से लिखती है कि जुल्म का कसर जितना भी बुलंद हो, बुनियाद में दरार रहती है। और इस मंजरनामे में पाकिस्तान एक मीनार की तरह इस्तादा है, ईमान की बुनियाद पर खड़ा, एटमी कुव्वत के हिसार में घिरा, नज़्म ज़ब्त की फ़ौज के साए में महफूज। दरियाए सिंध इसकी रगों में दौड़ता है और हिमालय इसकी पेशानी का ताज है, मगर यही इस्तकामत कुछ आंखों में कांटा है। नई दिल्ली और तल अबीब की राहदारियों में होने वाली सरगोशियाँ, लंबी मुलाकातें, ख्वाबों के नक्शे, अखंड भारत की तमन्ना और ग्रेटर इसराइल की ख्वाहिश, ये सब दरियाए सिंध तक लकीर खींचने की आरजू रखते हैं, मगर लकीर कागज़ पर बनती है, कौमों के हौसलों पर नहीं। पाकिस्तान की मुनज़्ज़म फ़ौज और बेदार अवाम इस ख्वाब खाम के सामने चट्टान की मानंद हैं, ना झुकते हैं ना बिखरते हैं। तारीख गवाह है कि जब भी फ़िरौन ने नील को अपनी मलकियत समझा, पानी ने उसके गरूर को निगल लिया। जब भी नमरूद ने आसमान पर तीर चलाया, तीर अपने ही खैमे में आ गिरा। जंगें इब्तदा में नारों की घन गरज होती हैं, अंजाम में कब्रों की खामोशी। स्पेन के उंदलस से लेकर बगदाद के कुतुब खानों तक, हिरोशिमा की राख से लेकर काबुल की गर्द तक, हर जगह एक ही सबक लिखा है कि बारूद की फसल कभी रोटी नहीं देती। टैंकों के पहिए खेतों को रोन दें तो अनाज नहीं उगता, सिर्फ आहें उगती हैं। बस ऐ अहले ज़मीन, ऐ वारिसाने आदम, ये आग अगर फैली तो समते नहीं देखेगी। न मशरिक़ बचेगा न मगरिब, न गालिब रहेगा न मगलूब। अमन कोई कमज़ोरी नहीं, अमन वो हिकमत है जो तलवार को नियाम में रखकर भी वक़ार कायम रखती है। ताकत का असल इम्तिहान तब है जब उंगली ट्रिगर से हटकर मुकालमे की मेज़ पर आ ठहरे। जंग अगर टल जाए तो नस्लें बचती हैं, ख्वाब बचते हैं, ज़मीन की कोख फिर से हरी होती है। इसलिए लाजिम है कि अक्ल की शम्मा जलाई जाए, इंसाफ की सदा बुलंद की जाए और ये अहद किया जाए कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, कि इंसानियत बचती रहे तो बेहतर है।
इसी सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद रसूल साहब, दिफाई तज्जियाकार। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एयर मार्शल साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो जंग मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले रही है और अब तो सूरत हाल ज़्यादा कशीदा है, क्योंकि जो अरब ममालिक पर हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, उसके बाद यूँ लग रहा है कि ये जंग सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूएसए नहीं बल्कि ये मजीद फैलती हुई नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो जंग के ऑब्जेक्टिव्स जिसके ऊपर अमेरिका ने अपना पूरा इसका एक नैरेटिव बनाया था और इजराइल ने, उसका यही मकसद था कि ईरान जो है उसकी जो रजीम है उसको चेंज किया जाए, और ऑफ कोर्स उसके साथ उनके न्यूक्लियर की जो एसेट्स हैं उनको जितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। लेकिन बेसिकली वो चाहते थे कि रजीम चेंज हो ताकि इस पूरे खित्ते में एक कंट्रोल नजर आए अमेरिका और इजराइल और उसके इत्तेहादियों का। और यही वजह थी कि उन्होंने जो एक डिसेप्शन के साथ स्ट्राइक की, उसकी वजह ये थी कि जो टॉक्स थी वो ऑलरेडी आगे बढ़ रही थी और उसमें दोनों तरफ से एक पॉजिटिविटी नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से उस स्ट्राइक को किया गया बिकॉज उस वक्त आर्टिफिशियल बेस इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिहाज से उन्हें जो इंफॉर्मेशन मिली थी, उन्होंने लीडरशिप को ट्रैप किया और उनकी फैमिली को, मिलिट्री और सिविल दोनों लीडरशिप को निशाना बनाया। और यही वो चाहते थे कि क्योंकि जो रजीम चेंज होती है उसकी 2-3 स्टेजेस हैं। उसमें सबसे पहली स्टेज यही होती है कि लीडरशिप को डिकैपिटेट किया जाए, उसको खत्म किया जाए और एक वैक्यूम क्रिएट किया जाए, और वो उन्होंने किसी हद तक अचीव किया। लेकिन उस लिहाज से ईरान की भी कुछ तैयारी थी कि उन्होंने सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप को अपने तैयार रखा हुआ था, तो उस लिहाज से एक रिटेलिएशन आई। और रजीम चेंज के जो सेकंड मरहला है उसमें वो काफी हद तक एनार्की क्रिएट करते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, और काफी हद तक बीच में जो उन्होंने लोग अपने छोड़े होते हैं, जो मुसाद और अमेरिकन एजेंट्स मौजूद हैं, वो आवाम को उकसाते हैं। और थर्ड स्टेज में अपराइजिंग होती है रजीम के अगेंस्ट और कोई दूसरी हुकूमत इंस्टॉल होती है। तो वो चीज नजर नहीं आ रही है अभी, सेकंड और थर्ड स्टेज तक वो कामयाब नहीं हो सके। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान की भी तैयारी थी इस लिहाज से, ना सिर्फ ये कि उसने अपने वेपन्स की स्टोरेज को काफी अच्छे तरीके से रखा हुआ था और उसका दिफा उन्होंने किया और वो अब रिटेलिएशन कर रहे हैं, बल्कि उनकी सेकंड और थर्ड लीडरशिप की भी काफी हद तक एक किस्म की ट्रेनिंग हो चुकी हुई थी और उन्हें पता था कि डिसेंट्रलाइज तरीके से वो किस तरह से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं डिफरेंट अहदाफ पे जिनको वो अब निशाना बना रहे हैं। तो ईरान का बेसिकली जो स्ट्रेटेजी थी उसमें यही थी कि 3 एडिशनल एस्पेक्ट्स उन्होंने रखे हुए थे अपने जहन में कि अगर किसी किस्म का हमला होता है तो सेकंड थर्ड लीडरशिप टेक ओवर करेगी। और उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग दी हुई थी तमाम ममालिक को जो कि गल्फ स्टेट्स के हैं और जहां जो इत्तेहादी रहे हैं हमेशा, अमेरिका के भी और काफी हद तक इजराइल के भी, उनको भी कि अगर वो उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई और उधर अमेरिका और इजराइल के ट्रुप्स हुए या उधर जहाजों की रिफ्यूलिंग हुई या उसकी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया तो वो उनको निशाना बनाएंगे, जो उन्होंने किया। और तीसरी चीज जो कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ईरान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुनियादी तौर पे वो उस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी गल्फ कंट्रीज की है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, वो जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ जो है वो उसको बहुत ऊपर हाइक किया गया। और लास्टली जो चीज उन्होंने की, लास्टली मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा वो ये था कि उनके अंदर जो रिजॉल्व नजर आया और जो एक वॉर फाइटिंग का उनके अंदर पोटेंशियल है वो बहुत डिफरेंट है इराक, सीरिया और लिबिया वगैरह के लिहाज से। और वो रेजिस्टेंस मेरा नहीं ख्याल जो इनको नजर आई है ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका को, वो किसी और ममालिक में से नजर आई होगी और आने वाले दिनों में ज्यादा मजबूत होगी। जी, पॉइंट आ गया। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊँगा। आप इस वक्त इस जंग को और ईरान के रिस्पॉन्स को किस तरह से देख रहे हैं, और अल्टीमेटली इस जंग का जो मंजरनामा है वो किस तरह का हमें बनता हुआ महसूस हो रहा है, और ये जंग क्या फैलेगी, जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है या बड़ी एक तवील जंग की तरफ जा सकती है? अगर आप थोड़ा सा वक्त में पीछे जाएं तो जब से सोवियत यूनियन का सक़ूत हुआ या उससे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, अमेरिका जो था इसराइल के साथ मिलके उन्होंने उन तमाम जितने भी रेजिम्स थे
जो अमेरिका मुखालिफ या इसराइल मुखालिफ सरगर्म रुकन थे उस पूरे हिसाब से, तो उनको बतदरीज उनके ऊपर हमले किए गए, उनको जो है तबाह किया गया उन मुल्कों को। और वहाँ अगर आप देखें जिसमें इराक शामिल है, जिसमें लीबिया शामिल है, जिसमें सीरिया शामिल है, उनका बहुत बुरा हाल कर दिया उन्होंने। वहाँ पर अदम इस्तेहकाम है, वो मुख्तलिफ फिरकों में जो है वो बढ़ गए हैं, और ऑटोनमस रीजन्स आप देख रहे हैं कि उनके बीच में से आ गए, और उनके जो सेंट्रल अथॉरिटी पहले थी वो खत्म हो गई। ईरान क्योंकि मजबूत मुल्क था और इसकी सलाहियत थोड़ी ज्यादा थी, तो इसको इन्होंने आखिर पे रखा। अभी जो इन्होंने जंग मुसल्लत की है, अभी आप देखें ना कि इन्होंने अब उनको बातों में लगाया। पहले मतलब है कि कतर में और बाद में जिनेवा में इनकी बातचीत शुरू हो गई। उस ईरान ज्यादातर शराइत मान गया था अमेरिका की, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको नॉट इनफ करके वो इसके ऊपर हमला कर दिया। वो अभी इससे इनके दो जो मुझे लगता है कि जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वॉर के, वो ये हैं कि एक तो ईरान में रजीम चेंज जो है वो लाई जाए, और दूसरी ये है कि जो ये अरब ममालिक हैं जो इर्द गिर्द हैं, इनको इस तरह इनकी मईशत को कमजोर किया जाए ताकि वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो इस इलाके में अमेरिका का जो बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, यहाँ पर अमेरिका का जो वो है असर रसूख वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ईरान में रजीम चेंज आती है उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। अभी चूंकि वॉर इंटेंजिबल है, मतलब है कि जब आप एक दफा लड़ाई शुरू करते हैं उसके बड़े अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कोई पता नहीं चलता है कि क्या होगा। आप एक प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो मिलिट्री में हम कहते हैं कि जी नो प्लान लास्ट्स द फर्स्ट राउंड फायर्ड, कि आप बड़े प्लान बना दें लेकिन जैसे आपकी पहली गोली चलती है वो आपका प्लान सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद 10 और नए प्लान बनाने पड़ते हैं कि क्या किया जाए। तो ईरान एक मुश्किल मुल्क है, इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। रजीम चेंज अगर उनको चाहिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे किसे। इवन अफगानिस्तान में अगर आप देख रहे हैं, जब तालिबान की हुकूमत का सुकूत आया तो उन्होंने स्पेशल फोर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स के और यूके के दोनों के स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान में दाखिल हुए, तब जाके वहां पर हुकूमत जो है उन्होंने संभाल ली। तो यहाँ पर भी इनको करना पड़ेगा। अभी आया वो इस पोजीशन में है या नहीं है, ये फिलहाल बताना मुश्किल है। अमेरिका जो है वो इस जंग को तूल देगा इसलिए कि वो समझता है कि ईरान के पास जो मिलिट्री एसेट्स हैं, चाहे उनके मिसाइल्स हैं या बाकी जो मिलिट्री एसेट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होते जाएंगे और उनकी जो रेजिस्टेंस की कैपेसिटी उसको कम किया जाए। दूसरा है ईरानी मईशत को इन्होंने बिल्कुल सैंक्शंस लगा के ईरानी मईशत को तबाह कर दिया है। तो वो एक दूसरा जो है एलिमेंट है जो ईरान के अगेंस्ट जाता है। हमारे लिए इसका बड़ा संगीन जो है वो सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को, और उसमें ये है कि हम ईरान के हमसाया मुल्क है, हमारे साथ एक बॉर्डर है ईरान का और बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है। खुदा न खास्ता अगर ईरान के अंदर रेजीम चेंज आती है और वो रेजीम चेंज की वजह से बाल्कनाइजेशन हो जाती है, ऑटोनमस रीजन्स निकल आते हैं ईरान के अंदर, तो अगर बलूचिस्तान सिस्तान का जो इनका प्रोविंस है वहां पर अगर एक ऑटोनमस रीजन आ गया, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे मसाइल पहले से मौजूद हैं। तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए कि किस तरह जो है वो इस जो आइंदा हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि ये अगर हो जाता है तो फिर पाकिस्तान किस तरह अपनी जो मफादात है उसका दिफा करेगा। दूसरी पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि तेल की कीमतें आप देख रहे हैं किस तरह ऊपर चढ़ गई हैं। गल्फ बंद हो जाता है तो हमारा तकरीबन 90% तेल जो है वो तो गल्फ से आता है, कुवैत से आता है, यूएई से आता है। तो अभी आया सऊदी अरेबिया जो हमारा इत्तेहादी है, वो रेड सी की तरफ से हमें तेल देने की वो जो है इजाजत देगा या ये पाकिस्तान को सहूलत देगा, ये अभी मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है मईशत के लिहाज से और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़े चैलेंजेस जो है वो आइंदा मैं देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी हम देखें तो 3 महाजों पर तो पाकिस्तान एक्टिव है, चाहे वो भारत का बॉर्डर हो या पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर हो। सेकेंडली विद इन द कंट्री भी हमें फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो रोज़ाना 200 से ज़ायद IBOs पाकिस्तान कर रहा होता है, तो एक बड़ी वोलेटाइल सी सूरत हाल है। और इस वक्त भी पाकिस्तान की जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उस पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी दौरान अब ये ईरान वाला मामला है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि जिस तरह से ब्रिगेड साहब ने भी पॉइंट रेज़ किया कि सिस्तान बलोचिस्तान वाला सूबा, इस पर भी मैं आपकी इनपुट ज़रूर लूँगा, लेकिन इसके साथ ही साथ अरब ममालिक अगर इस जंग में शामिल होते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी फिर एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी कि उसमें पाकिस्तान किस तरह से अपनी जो एक पॉलिसी है, जो कि अच्छी पॉलिसी है कि सबको साथ लेकर चलना है, उस पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान किस तरह से नेविगेट करता है, ये भी एक चैलेंज होगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान तो एक किस्म का आप देखें तो इस वक्त काफ़ी हद तक चारों तरफ से एक सैंडविच सिचुएशन है, और काफ़ी एक कंसर्न है जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, और जहाँ तक जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका ताल्लुक है। ये डायरेक्ट पाकिस्तान तो बिल्कुल डायरेक्ट नेबर है, और स्पेशली अफगानिस्तान से जो हालात चल रहे हैं अभी, उनको भी किसी हद तक मंतकी इंजाम तक हमें पहुंचाना चाहिए। देखिए, वन एट अ टाइम चीज़ अगर हम करें तो वो हमारे लिए बहुत एक मुनासिब एक तरीका होगा। एक प्लानिंग के लिहाज से हम अगर चलें आगे, जो मामलात हो चुके पास में वो तो हो चुके हैं, लेकिन जो अब जंग हमारे सर पे आ चुकी है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें एज अ कंट्री यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। इंटरनल यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट एंड असाइड, हमें एक वक्त इस वक्त जो है एक बड़ा मतलब लम्हा है, एक बहुत क्रिटिकल टाइम है, जिसमें एक होल नेशन अप्रोच वाला एलिमेंट जो है वो होना चाहिए, और तमाम लोगों को एक ही सोच रखनी चाहिए, और अपनी गवर्नमेंट की प्लानिंग और अपने फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और अफगानिस्तान वाला जो एक फितना है उसको डेफिनेटली हमें एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और उस लेवल तक हमें एस्केलेट करना चाहिए जहां तक हम इसको रूट से ख़त्म कर सकें। और कोशिश यही होनी चाहिए कि ये दोबारा से ये मैनेस जो है ये उठने की कोशिश ना करें, जिसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है, और इंडिया यही चाह रहा है कि हमें इस साइड से जितना ब्लीड कर सकता है करे, क्योंकि कन्वेंशनल साइड पे उनके पास इतना वेयर-विदौर नहीं है, जो उसने देख भी लिया है पास में। जहां तक ये ईरान की जंग है और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हमारे ऊपर बहुत डेफिनेटली सीरियसली आ सकती हैं। जहां तक आपने बताया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस वाला एलिमेंट चल रहा है और जो फ्यूल वाली क्राइसिस सिचुएशन शुरू हो चुकी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा, बिकॉज हमारी बहुत सारे जो इकोनॉमी है वो मतलब फ्यूल पे हमारा जो पैसा है वो लगता है, और उसकी वजह से अगर एस्केलेशन होती है तो ये तमाम शोबाए जिंदगी पर इसका असर होगा। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो इसमें अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो डेफिनेटली इस चीज को जरूर चाहेगा कि किसी हद तक इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, ताकि उसका असर, ये जो फ्यूल प्राइस क्राइसिस है, आज आपने देखा कि अरामको के ऊपर उन्होंने हमला किया एग्जैक्टली, और उसकी फैक्ट्री को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो वो इफेक्ट जो है ना सिर्फ गल्फ पे आएगा या ईस्ट एशिया या एशियन रीजन में आएगा, बल्कि यूरोप पे भी इसका असर आएगा, और किसी हद तक अमेरिका को भी फील होगा। इंटरनल पॉपुलेशन जो है अमेरिका की इस वॉर के खिलाफ है, जो पोल्स बताते हैं मोर देन 70% ऑफ देम आर अगेंस्ट दिस। तो अगर किसी हद तक ये इकोनॉमी वाला मसला आता है और स्टॉक्स जो हैं वो नीचे जाते हैं, जो कि हमने देखे पाकिस्तान के तो क्रैश कर गए हैं, बाकी भी काफी नीचे गए हैं, प्रॉपर्टीज की प्राइसेस नीचे आई हैं, और अगर अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी रहती है गल्फ स्टेट में, तो काफी हद तक पाकिस्तानियों का भी इनखराज होगा उधर से, और वो लोग जो कि इधर रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मेजर इकोनॉमी जो है वो रेमिटेंसेस पे चल रही है, तो अगर वो लोग उनका भी उधर से एग्जिट होता है तो वो काफी अफेक्ट करेगा ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस हद तक इस जंग को तोल दी जाती है, जहां तक ये कि किसके लिए ये बेहतर है इसको आगे लेके जाना ज्यादा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ईरान के लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, और उनके लिए एग्जिस्टेंशियल वाला वॉर है। उन्होंने इस पे अब सब कुछ लगा दिया है, वो तो ऑलमोस्ट काफी हद तक डूब चुके हैं,
लेकिन वो चाहेंगे कि इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हैवी हो फॉर गल्फ स्टेट्स जो कि पार्टनर्स हैं अमेरिका के और इसराइल के, और ऑल्सो फॉर अदर यूरोपियन कंट्रीज। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में अगर ये एक्सटेंड होती है तो काफी हद तक रशिया और चाइना भी कवर्टली कवर्टली तरीके से ईरान की मदद जरूर करेंगे, बिकॉज चाइना के पास इस वक्त ईरान का 80% ऑयल जाता है और इस हद तक उसको कंप्लीटली बंद किया जा सकता है, या कवर्टली वो भी चीजें चलती रहेंगी, कोई पाइपलाइंस के थ्रू किसी तरह से उसको जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन रहेगी। तो ये आने वाले दिनों में डेफिनेटली पता चलेगा, बट ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर इसका एक बहुत गहरा असर पड़ेगा। इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन शैम्बल्स और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के आप समझ लें कि बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, प्लस हमारी सिक्योरिटी इंटरनल जो है उसको हमें बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से देखने की जरूरत होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका असर आने वाले दिनों पे हम पे जरूर आएगा। पाकिस्तान हैज टू बी वेरी वॉचफुल फॉर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, और हमारे पास और कोई सूरत नहीं है कि इस वक्त हम सब एक आवाज से बोलें और इकट्ठे हों और तमाम तरह के इख्तलाफात को दूर करें। बिल्कुल, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम हर तरफ से चैलेंजेस में घिरे हुए हैं और ये एक यूनिटी का वक्त भी होता है और पॉलिटिकल कंसेंसस और उसकी जो अहमियत है उस पर तो जितना बोला जाए वो कम है। भाई साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है इसमें जिस तरह से अभी एयर मार्शल साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो अरामको की भी एक साइट के ऊपर एक ड्रोन आया है ईरानियन, फिर हमने देखा दुबई के अंदर भी चाहे पाम जुमेरा हो या बुर्ज अल अरब हो या इवन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुवैत और बहरीन के अंदर भी कुछ एयरपोर्ट्स और हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं उन पर भी ईरान के ड्रोन्स लगे, और 7 अरब ममालिक जो हैं उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दी जिसमें ईरान को कहा गया कि ये जो अंधाधुंध अटैक्स हैं इन्हें रोका जाए। और अब अपेरेंटली चीज़ें शायद इस तरफ को जाएं कि ये अरब ममालिक जो हैं ये भी कोई कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। हाउ डू यू सी इट? देखें, मतलब है कि ये जो अरब ममालिक हैं इनकी जो वॉर पोटेंशियल है वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए आपने देखा कि सऊदी अरेबिया जो इनमें सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे ताकतवर है, वो जो है पाकिस्तान के साथ उनका दिफाई मुआहदा है, और वो इसलिए है कि उनका जो वॉर पोटेंशियल है वो बहुत लिमिटेड है। और दूसरा, उनके मफाद में नहीं है कि ईरान को मजीद नाराज किया जाए। उन्होंने पहले ईरान को नाराज किया हुआ, यहाँ पर अमेरिकन को बेसिस वगैरह दे के जहां से ईरान को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो मेरे ख्याल में जो काम इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स कर रहे हैं तो उसके अंदर इन्होंने क्या हिस्सा डालना है, इनका तो कोई हैसियत ऐसी बड़ी है नहीं कि जिससे ये अपनी कोई उसमें हिस्सा डाल सके। ना इनको चाहिए कि ये इस जंग में उस तरह शामिल हो एक्टिव पार्ट लेने के लिए। इससे पहले तो अरब ममालिक ने कोशिश भी की थी कि किस तरीके से अमेरिका को जो है ये मतलब है कि उसको कन्विंस किया जाए अमेरिका को कि ये लड़ाई जो है ये किसी के मफाद में नहीं है, खासकर हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, जीसीसी कंट्रीज हैं, उनके मफाद में तो बिल्कुल नहीं है कि ये जंग आ गई है। तो वो उस तरह मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी का अगर आप अभी देख रहे हैं, इंडियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहां से भी और उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कहते हैं कि अभी सिंदूर 2 का जो है ये वक्त आ चुका है। और सिंदूर 2 का उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था, जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात देख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के इलाकों पर हमला किया गया अफगानिस्तान की तरफ से, तो ये एक 2 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के सामने आई थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत जो है ब्रिलियंट फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया है कि सबसे पहले जो इनका जो हमारा मगरबी सरहद के ऊपर जो खतरा है उसको तो कम से कम किया जाता कि 2 फ्रंट वॉर जो है उसको यहाँ पर उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको डिग्रेड किया जाए। इंटेंशन जो मर्जी हो, आप कैपेबिलिटी के ऊपर आप प्लानिंग वगैरह करते हैं, जब आप कैपेबिलिटी उसको रिड्यूस कर देंगे, उसके डिवीजन हेडक्वार्टर को निकाल देंगे, उसके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निकाल देंगे, उनके जो इक्विपमेंट है उसको निकाल देंगे, लॉजिस्टिक्स को निकाल देंगे, तो उनकी फिर वो हिंदुस्तान के साथ वो इस तरह मिल के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की उसमें नहीं रहेंगे, कैपेसिटी में नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतनी बड़े पैमाने पे नहीं होगा। वो है तो हम हिंदुस्तान के साथ उसके बाद फिर निमट सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। लेकिन अभी ये जो बीच में फैक्टर इन हो गया है गल्फ की सिचुएशन, ये इसको मजीद हमारे लिए हालात को जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है,
जो ईरानी रेजिस्टेंस है, उनकी जो मुजाहिमत है वो जारी है फिलहाल। इसको कब अमेरिका और इसराइल खत्म करने की कोशिश करेंगे? ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि जी इसको तकरीबन 4 हफ्ते तो जंग लगी रहेगी और मजीद अमेरिकन कैजुअलिटीज होती रहेंगी। तो वो एक तवील जंग के जो है इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें एयर मार्शल साहब आपको क्या लगता है कि ईरान कितना अरसा रेजिस्ट कर सकता है इन स्ट्राइक्स को? क्योंकि देखिए ईरान के पास जून की जंग में भी हमने ये देखा कि मिज़ल्स तो हैं, ड्रोन्स भी हैं, लेकिन अपना दिफा करने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने भी जो स्ट्राइक्स करनी होती हैं, इसराइल ने भी जब जब करनी होती हैं और अभी भी वो कर रहे हैं, उसमें उन्हें कोई रुकावट नहीं आ रही। तो ईरान अटैक्स तो कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर भी टारगेट्स को। इसराइल के तल अवीव, हाइफा और वेस्ट ऑफ जेरूसलम भी हमने देखा कि ईरानियन मिज़ल्स ने इम्पैक्ट डाला। लेकिन ईरान इस एक चीज़ में शायद ज़रा काफ़ी पीछे है कि वो अपना दिफा करे। तो ये कितना अरसा रेजिस्ट कर सकता है ईरान इस जंग को और ये अमेरिका के इस एरियल प्रेशर को जो वो एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए बिल्ड कर रहा है? से फोर्सेस की असेंबली हुई है ईरान के इन एंड अराउंड, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आप हिस्ट्री में देख लें, इतनी ज़्यादा फोर्सेस, इवन गल्फ वॉर जो हुई थी और इराक के ख़िलाफ़ भी इतनी ज़्यादा फोर्सेस की असेंबली नहीं हुई थी, इतने ज़्यादा जहाज़ इस्तेमाल नहीं हुए थे। यानी आप देखें कि पहले दिन 500 से ज़्यादा इन्होंने सॉर्टीज़ इस्तेमाल की, अमेरिका और इसराइल ने कंबाइन। ये तारीख की एक सबसे बड़ी आप कह लें एयर रेड है जो कि देखने में आई। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वो थोड़े पैचेस में जाते थे, ये तो एक साइमल्टेनियस किस्म की रेड थी जिसने उनके लीडरशिप को निकाला। और इतने बड़े पैमाने पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो फोर्ड कैरियर है वो तो सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट है जो इसराइल के करीब इस वक्त मौजूद है, और दूसरा अब्राहम लिंकन जो साउथ ऑफ ईरान मौजूद है। और उसके अलावा इनन्यूमरेबल मतलब फ्रिगेट्स, आपने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ टोमाहॉक्स उन्होंने फायर किए हैं, उसकी वीडियो भी चल रही है जो कि आई। तो इस वक्त आप देखें तो बेतहाशा असला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और फोर्सेस की असेंबली मौजूद है। एयर स्पेस मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी वजह से आप देखें कि काफी सारे जहाज इनके अपने भी गिरे, F-15 गिरे उधर कुवैत में। और उन्होंने, उसकी वजह क्या है? क्योंकि फॉग ऑफ द वॉर चल रही है और इतना ज्यादा अगर असला इस्तेमाल हो रहा हो तो एयर फोर्स जो एयर होती है आपकी, उसकी सैचुरेशन हो जाती है और एयर स्पेस जो है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जब हर तरफ से आपको ये ना पता चल रहा हो कि किस तरफ से क्या चीज आ रही है। ड्रोन्स चल रहे हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल चल रहे हैं, जहाज हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, एयर टू सरफेस एयर जो मिसाइल फायर हो रहे हैं, मतलब बेतहाशा उधर इस वक्त। तो ईरान के पास डेफिनेटली वो वेयरविदॉल तो मौजूद नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे अटैक को जो है वो रेजिस्ट कर सके। और डेफिनेटली सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज भी उन्हीं की होंगी, सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्हीं का तबाह होगा, जिसकी वो कोशिश भी कर रहे हैं अमेरिकन की मैक्सिमम एट्रिशन करें और किसी तरह से अपराइजिंग हो उधर, और ईरान की हुकूमत जो है बिल्कुल घुटने टेक ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ईरान की हुकूमत खड़ी रहती है आफ्टर ऑल दीज कैजुअलिटीज, इतनी एट्रिशन के बाद, इतने नुकसान के बाद, तो फिर भी उनकी ये एक जीत होगी। अगर रिजीम चेंज नहीं होती तो फिर भी ईरान की एक जीत है। देखें, वो तो कोशिश करते हैं, जो एक टिपिकल गैंगस्टर वाला वो नारा लगाते हैं कि वी विल टेक यू बैक टू द स्टोन एज। तो उन्होंने यही कोशिश तमाम गल्फ कंट्रीज में की है कि उनके अंदर एनार्की क्रिएट किया जाए, उन्हें स्टोन एज पे लेकर जाया जाए, उनको तहस नहस किया जाए और उनके मुल्कों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया जाए कि वो कभी दोबारा वापस ना आ सकें और इसराइल के खिलाफ ना खड़े हो सकें और कोई बड़ी कुव्वत ना बन सके। तो वो तमाम चीजें तो वो करेंगे, ईरान के साथ जितना कर सकते हैं उनको मौका मिला हुआ है। मगर अल्टीमेटली इसमें नुकसान दुनिया का है, लोगों का है, आम शहरी का है। अमेरिकन पब्लिक के अंदर भी एक वॉइस है इस वक्त उठी हुई, जिसकी वजह से वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर रहे ईरान में। और बगैर बूट्स ऑन ग्राउंड के ये कभी भी रिजीम चेंज नहीं हो सकती। और इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई कैजुअलिटी अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, क्योंकि ईरान के पास अभी भी काफी हद तक रेजिस्टेंस और गवर्नमेंट को अपने लोगों की सपोर्ट मौजूद है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान अगर रेजिस्ट भी कर जाता है, उसको तोल देता है जंग को, तो वो काफी हद तक इस मामले में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगा।
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और चूंकि ईरान जंग तो जारी है एंड ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी जंग है और मिडल ईस्ट पूरा इसकी लपेट में आने वाला है, यही तमाम इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं। इस सब के अंदर बगीर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, इस सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो चले हमारे लिए ये ईरान वाला चैलेंज है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर अभी भी गर्म है, अभी भी पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो अब ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को कब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखनी होंगी अफ़गानिस्तान में या फिर पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो सारा जो टेरर का इन्फ्लक्स है वो वहीं से आ रहा है, और पाकिस्तान के लिए तो सब कुछ सबसे बड़ा थ्रेट ही इस वक्त ये है, चाहे वो फितना अल खवारिज TTP हो, फितना अल हिंदुस्तान BLA हो, ISKP हो, दाइश हो, वो सारे वहीं पर पनप रहे हैं और उन्हें तालिबानी रजीम की हिमायत हासिल है। देखिए, कब अफगानिस्तान जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन तो मुझे वही नजर आ रहा है, क्योंकि जो नुकसान वो इस वक्त पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं वो हिंदुस्तान भी नहीं कर सका है अभी तक। और उन्होंने हमारे इस पूरे उसका जो है मेहमान नवाजी का, और जो हम उनकी मदद करते रहे हैं पिछले 40-45 साल से, उसका ये सिला वो हमें दे रहे। और हमारे जो है इस तरह रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे जो है फौजी जो पर्सनल हैं वो हो गए, सिविलियंस हो गए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका जवाब तो अभी बनता था, मजबूरी है, अच्छी बात नहीं है जंग अफगानिस्तान हमारे मगरबी सरहद, क्योंकि हमारी मशरकी सरहद पे पहले से एक दुश्मन मौजूद है जो हमारे वजूद के भी खिलाफ है। तो मगरबी सरहद के ऊपर यह नया जो अभी खतरा आ गया, वो भी हिंदुस्तान जो है वो उसकी भरपूर मदद कर रहा है। तो ये इस जंग को हमने भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। हमने ये पॉलिसी जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ इख्तियार की है, जो वो समझते थे कि हाँ वो इसको चलते रहेंगे और वो महफूज रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये उनकी खामख्याली थी। और जब तक हम इस पॉलिसी को पेनफुल ना बनाया जाए, इसको दर्दनाक ना बनाया जाए, ये जंग उनके शहरों तक, जैसे हमारे शहरों तक उन्हें पहुंचाई, उनके शहरों तक ना पहुंचे, जैसे हमारे फौजी पर्सनल की तरफ आ रहे हैं या फौजी तनसीबात की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह उनके फौजी तनसीबात और उनके जो मिलिट्री पर्सनल है उनकी तरफ ना जाए। तो मेरे ख्याल में ये जंग पाकिस्तान को उस वक्त तक जारी रखनी चाहिए जब तक अफगानिस्तान संजीदगी से अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर आमादा ना हो, और ये गारंटी पाकिस्तान को दें कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एग्जैक्टली एयर मार्शल साहब, इस पे मैं आपका भी इनपुट ज़रूर लूँगा कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली क्या करना होगा। और तालिबानी रजीम तो इससे पहले भी अक्टूबर में हमने देख लिया, पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत कर लिया, मुज़ाकरात भी कर लिए, कतर से लेकर तुर्की से लेकर सऊदीया तक, और सालिस मुल्कों ने भी देख लिया कि ये इर्रेशनल बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक इर्रेशनैलिटी का गालिबन शिकार हैं। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान, अगर तालिबानी रजीम बाज नहीं आती और वो नहीं समझते, जो कि वो नहीं समझ रहे, तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली क्या एक बफर जोन की तरफ जाना होगा? देखिए, तालिबान और जो इस वक्त अफगानिस्तान का हाल है, वो 4-5 दिहाइयों से इतनी जंगें हो चुकी, इतना असला इस्तेमाल हो चुका कि उनके अंदर कोई किसी किस्म का इस वक्त गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और किसी हद तक भी गवर्नमेंट के पास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सिवाय इसके कि उधर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हर तरह की। अभी रशियन एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी उन्होंने बताया कि 5-6 ऑर्गेनाइजेशन उधर एक्टिव हैं, उनके लिए सेफ हेवन्स हैं, और 26 से 30 हज़ार तक टेररिस्ट उधर मौजूद हैं जो कि हार्डकोर टेररिस्ट हैं और दुनिया जहां से आए हुए हैं। और ये अपनी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उधर अफगानिस्तान के पास इस वक्त जो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो यही है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मर्सनरीज के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। ये पैसा लेती हैं हर जगह से और फिर उनके काम करती हैं, कोई आइडियोलॉजी वाला एस्पेक्ट नहीं है।
और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनका सबसे बड़ा बॉर्डर है और पाकिस्तान के साथ ये एक दुश्मनी वाला रवैया रखते हैं, जबकि तालिबान के साथ तो हमने बहुत बेहतरी की और हमेशा इनको एक मेहमान नवाजी वाला एलिमेंट दिया, बट स्टिल अब वो जो बगलगीर हुए हैं अपने इंडिया के साथ और उधर से उनको क्योंकि पैसा ज्यादा आ रहा है। ये अजीत डोवल ने 5 साल पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि तालिबान उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ होंगे तो हम हमारे पास पैसा ज्यादा है और हम उन्हें पैसा ज्यादा देंगे और हम उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, जो अब कर भी रहे हैं संदूर 2 के तौर पे। तो वो तालिबान को जितनी जब तक वेपन और पैसा फाइनेंसिंग और रिक्रूटमेंट होती रहेगी तो ये वो चीजें करते रहेंगे, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप नुकसान करेंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो जाएगा या उनको कोई सेंसिटिविटीज हैं। उनकी सेंसिटिविटीज यही हैं कि उनको अगर पैसा मिलता रहेगा वो लड़ते रहेंगे और यही उनका वे ऑफ लाइफ 3 जनरेशंस ने देखा है और यही चीज वो अब भी कर रहे हैं। तो हमें इस मामले में ठीक एक्शन हमने किया है, जहां तक काइनेटिक एक्शन की जरूरत है ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिहाज से, ताकि उसको वीक किया जा सके, उनके हाइड आउट्स को खत्म किया जा सके, उनके लॉन्चिंग पैड्स को खत्म किया जा सके, उनके वेपन अगर कोई वो डेपोज मौजूद हैं तो उनको तबाह किया जाए और ख़त्म किया जाए। डेफिनेटली लॉजिस्टिक लाइन को ख़त्म किया जाए जो पाकिस्तान कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह ताला, और इसको काफ़ी हद तक डैमेज करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे में हमें ये कोशिश जरूर रखनी चाहिए कि उस इलाकों में जहाँ पे टेररिज्म कर रहे हैं उधर की पॉपुलेशन सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट जो है वो रहे हमारे साथ, उनके ग्रीवेंसेस जो है उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन आपके साथ होती है तो वो टेररिस्ट के खिलाफ खुद एक्शंस करते हैं और टेररिस्ट को उधर पनपने नहीं देते। सवात ऑपरेशन इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल एंड सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने किए, और आज तक दोबारा उधर टेररिज्म नहीं आ सका क्योंकि उधर की पॉपुलेशन की सपोर्ट थी और उनकी निगाह में गवर्नमेंट और आपकी फोर्सेस लेजिटिमेट थी और वो टेररिस्ट को उन्होंने काफी हद तक मिलिट्री एक्शन के बाद खुद ही उधर से भगा दिया और वो दोबारा नहीं आ सके। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट्स होगा जिसमें पूरी नेशनल लेवल पे इसको देखा जाना चाहिए और तमाम अवामिल को गवर्नेंस से लेकर उनकी एजुकेशन, हेल्थ वगैरह और बाकी नेसेसिटी से लेकर काइनेटिक एक्शन के साथ उसको डवटेल किया जाए और वो क्लियर होल्ड बिल्ड और ट्रांसफर वाला जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको सही तरीके से और सही स्पिरिट में इंस्टीट्यूट किया जाए, उससे डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। जी ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा और इख्तिताम पे आपके भी और फिर एयर मार्शल साहब के भी इस पे कमेंट ज़रूर लेंगे, क्योंकि इस वक्त इसराइल और भारत के एक गठजोड़ की भी बात हो रही है। अभी तो चले ईरान की हद तक इट इज़ द US एंड इसराइल, बट जब जब ये बात होती है तो हमेशा ये आता है सामने मामला, और बल्कि पिछली जो जंग थी पिछले साल ईरान इसराइल जंग, उसके बाद इसराइल के बहुत से प्रोफेसर्स ने, उनके पॉलिसी मेकर्स ने पाकिस्तान की भी बात की कि पाकिस्तान को भी हम एक थ्रेट के तौर पर देखते हैं, और अब तो वो हमारे सर पे आ चुके हैं और भारत फिर इसराइल का जितना बड़ा इत्तेहादी है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इस थ्रेट को किस तरह से पाकिस्तान को देखना होगा? देखिए ये बड़ा सीरियस थ्रेट है। पाकिस्तान ने जो है दोनों जगहों पे अगर हिंदुस्तान के साथ हमारे कुछ तनाज़ात हैं, हमारे प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, हमारा वो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि कश्मीर के अवाम जो है वो अपना फैसला खुद करेंगे। तो ये प्रिंसिपल स्टैंड है। हिंदुस्तान एक काबिज वो है, पावर है कश्मीर के ऊपर, उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, वो है। दूसरा, इसराइल ने जो मतलब है कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ है अपने इलाकों में, अगर आप मगरबी बैंक में देखें या आप दूसरे मुल्क में सीरिया में देख लें, हिजबुल क्या नाम है इसका, लेबनान में देख लें, इस तरह गाजा में देख लें, तो जो जुल्म वो कर रहे हैं पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो वो उनके सामने खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो है उसकी मुजाहिमत करता है, कम से कम डिप्लोमेटिकली हम इन जितने भी मजलूम कौमें हैं यहाँ पर उनके साथ खड़े हुए हैं। तो वो भी हमारे लिए एक दुश्मन हमारे सामने खड़ा हो गया इसराइल। लेकिन हमें ये जो है शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि हमारी फौज मुसल्लह फौज जो है वो इस वक्त मजबूत है, बहुत वेल ट्रेन है, और पाकिस्तान के दिफा के लिए वो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दूसरी ये है कि हमें उन लोगों को भी शुक्रगुजार होने चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। बड़ा नुकसान, जाती नुकसान उन लोगों ने उठाया है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा हथियार दे दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को हाथ लगाना जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो हिंदुस्तान हो। अभी मैं आपको नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल देता हूँ। नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा अमरीका मुखालिफ है,
लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ कोरिया ने एक अपना न्यूक्लियर और मिसाइल जो वो है डिफेंस, वो उसने क्रिएट किए, उसको हाथ डालना जो है वो इतना आसान नहीं है। और ट्रम्प साहब भी उनके साथ जब बातचीत करते हैं तो जरा एहतराम के साथ करते हैं। तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इसकी एक मजबूत मुसल्लह अफवाज है इनकी। पाकिस्तान की कौम जो है वो रेजिलियंट है, प्रिंसिपल स्टैंड लेती है। मेरे ख्याल में हम जो है ये मसाइल हैं, वक्ती तौर पे संगीन मसाइल हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम इसके बीच में से जो हमारी फौजी जी और सियासी क़यादत है वो इसके बीच में से निकाल जी, देगी। पॉइंट आ गया। मैं एयर मार्शल साहब इसी पे आपसे भी कमेंट्स लूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मुबैना इसराइल भारत गठजोड़ जिसका पाकिस्तान को ख़तरा है, इस पर। जी देखें, भारत और इजराइल की जो है बेसिकली उनका जो एक आउटलुक है लीडरशिप की वो एक ही है, और दोनों जो है मुसलमान के खिलाफ हैं, और वहाँ पे उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इजराइल और भारत का एक ही बेसिक मकसद है कि मुसलमानों को इस खित्ते में जितना कमज़ोर किया जा सकता है किया जाए, और हर तरह से उनको नुकसान पहुंचाया जाए। एक जीरो सम गेम है जो खेलना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी मुसलमान कंट्रीज़ हैं जिनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इजराइल के साथ भी हैं, और बहुत अच्छे ताल्लुकात भारत के साथ भी हैं। यूएई एक मुल्क है जिसने दोनों के साथ बहुत अच्छी एक रखी हुई है, और यूएई एक ऐसा मुल्क है जो है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है पाकिस्तान के केओस और इंस्टेबिलिटी की वजह से भी। जितने मामलात इधर हुए हैं उससे उन कंट्रीज को बहुत फायदा पहुंचा है किसी भी शोबे में अगर आप देख लें। तो हमें जो है बेसिकली पाकिस्तान को इस लिहाज से अपना इंटरेस्ट जो है वो देखना चाहिए। हम डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अवामिल होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उन अवामिल को देखने की ज़रूरत है ताकि एक नेशन के तौर पे हम उभरें। हमारी इकोनॉमी, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और हमारी यूनिटी जो है वो बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। और वो तमाम चीज़ें जो हम ग्रीवेंसेस जो हैं अवाम के और पब्लिक के, उनको हम तभी पूरा कर सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अगर हमारे सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे। जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर आप देखेंगे कोई भी दुश्मन आपके ऊपर किसी तरह का हमला करने का कभी सोच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। बड़े बड़े छोटे मुल्क जो हैं उन्होंने अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग होने की वजह से बहुत स्ट्रांग किया हुआ है, और ये अवामिल बहुत ज़रूरी हैं अलॉन्ग विद द मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिनके ऊपर मुल्क जो है उसकी फाउंडेशंस होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, और हमारी लीडरशिप देख भी रही होगी। ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, और क्राइसिस सिचुएशन में ये आपके लिए शॉक अब्जॉर्बर्स होती हैं। नाज़रीन इकराम, इसी दुआ के साथ कि अमन कायम हो और तमाम तर ममालिक जो हैं वहाँ पर अमन होना चाहिए और अमन की ही ख्वाहिश रहनी चाहिए, क्योंकि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। लेकिन इस वक्त मशरिक़ वस्ता अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी जंग की लपेट में है जो कि फैलती ही जा रही है। मखदूम साहब को इजाज़त, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।